हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमी का, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि हम अपने क्लास 12th की पूरी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं और एक भी वीडियो अगर मिस होती है तो आपके लिए एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी मित्रों के साथ, क्योंकि आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर्च करते हैं कि कहाँ से हम अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपकी कंप्लीट तैयारी और बहुत अच्छे से करवाई जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने अपने पुराने 2 चैप्टर्स में ये तो पढ़ लिया था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, और ख़ासकर जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि 1950 से लेकर 1990 तक ये जो 40 साल थे, इन 40 सालों में हमारी इकनॉमीज़ में क्या क्या पॉलिसीज़ बनी थी, कैसे हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करा था और किस तरह से प्लानिंग चली थी। लेकिन 1990 तक पहुँचते पहुँचते वो 40 सालों में जो पॉलिसियाँ हमने फॉलो करी थी, उनकी वजह से क्या ऐसा हुआ कि हमारे देश में सबसे बड़े जो रिफॉर्म्स कहे जाते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो 1991 में आए। और उनके आने के बाद क्या क्या हुआ, वो सब कुछ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपके ना एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिफॉर्म्स के अंदर से एक क्वेश्चन 100% शॉर्ट आता है। तो अब आप अपनी बुक, हाइलाइटर, पेन निकाल लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा और साथ ही साथ उनके आपको निम्निक कोड्स भी साथ साथ देता रहूँगा। आप वो निम्निक कोड्स लिख सकते हो अपनी बुक में, ताकि जब आप रिवाइज करो तो थोड़ा सा आपको और ईजी हो जाएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये तो पढ़ लिया था कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करा था, और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करने के बाद हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ फॉलो करी थी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन रियलिटी में देखें तो 1950 से लेकर 1990 के बीच में एक पॉइंट निकल कर जो सामने आता है वो ये कि हमने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा डोमिनेंट रोल दिया था और प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा इग्नोर हो गया था। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, बहुत कम थी, बहुत कम लोग ही प्राइवेट सेक्टर में निवेश किया करते थे। और पब्लिक सेक्टर का ही डोमिनेंस देखो लिखा भी है 4 दशकों से चला आ रहा था, यानी कि 1950 से लेकर 1990 तक। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे देश में रिफॉर्म्स आने की मजबूरी हो गई? तो 40 साल तक ये पॉलिसियाँ चलती रहीं, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस चलता रहा, प्राइवेट सेक्टर इग्नोर होता रहा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिफॉर्म्स आने पड़े? तो पहला टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इस टॉपिक को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब कभी भी क्वेश्चन पूछे कि रिफॉर्म्स क्यों आए, उसके पीछे का कारण क्या है, तो देखो एक छोटा सा न्यूमेरिक कोड है साइड, SIDE। याद रखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। अब S का मतलब है, पहला रीज़न है शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो S मतलब शॉर्टेज, ऐसे याद रखना। I का मतलब हो गया इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद D का मतलब हो गया डेट्स, यानी कि डेट्स का बर्डन, लोन का बर्डन। और E का मतलब हो गया इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो कम से कम आप 4 अच्छे सॉलिड पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। अब ये हैं क्या? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब हमारे देश में पिछले 40-50 सालों में, यानी 1950 से लेकर 1990 में जो इंपोर्ट्स थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और एक्सपोर्ट्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे थे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा ही है कि अगर हम इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं तो होता क्या है, फिर हमें पैसा बाहर भेजना पड़ता है। तो हम इंपोर्ट्स करे जा रहे हैं, पैसे बाहर जा रहे हैं, इंपोर्ट्स करे जा रहे हैं, पैसे बाहर जा रहे हैं। तो हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है वो धीरे धीरे कम होने लगा। इनफैक्ट वो इतना कम हो गया कि हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक पहुंच चुका था 1990 तक पहुंचते। और एक बड़ा ही अच्छा इसमें स्टेटमेंट भी दे रखा होता है कि अगर हम देखें कि हमारे पास रिजर्व्स जो थे वो बहुत कम बचे हुए थे, यानी कि हम मुश्किल से बस 2 हफ्तों का ही इंपोर्ट का पैसा और पे कर सकते थे। इतने लोएस्ट लेवल पर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहुंच चुके थे। तो ये तो हो गया पहला रीज़न। दूसरा, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। भाई किसका? ऑब्वियसली सरकार का। गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई या गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज़ फॉलो करी,
उसमें गवर्नमेंट का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था या गवर्नमेंट की विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो पॉलिसियाँ तो बन गई पेपर पर जब उनको लागू करते थे तो अच्छे से रिजल्ट नहीं आते थे। तो इसका मतलब हो गया इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो इससे हुआ ये कि सरकार जो थी गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई उतना जितना उसको करना चाहिए था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का कारण बन गया कि सरकार जो है उसका रेवेन्यू कम रहा, पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो थीं वो भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। तो ये हो गया सेकंड रीज़न। तीसरा, डी से डेट्स बर्डन। डेट्स मतलब ऑब्वियसली लोन। अब जब सरकार के पास पैसा नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को मजबूरी में लोन लेना पड़ता है। अब लोन इंटरनल सोर्सेज से भी ले सकती है, आरबीआई, पब्लिक, या एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ले सकती है, किसी फॉरेन कंट्री से या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, पर है तो लोन ही, है तो डेट ही। तो धीरे 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 सरकार को अपना खर्चा पूरा करने के लिए बोरो करना पड़ा पैसा, और जब वो बोरो करती रहेगी तो सरकार के ऊपर डेट्स का बर्डन बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास उतने थे नहीं कि हम पैसे लौटा सके। तो ये भी एक कंसर्निंग साइन बन गया कि यार हमारे ऊपर तो डेट्स का बर्डन बढ़ रहा है। और चौथा रीज़न, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। 1990s तक पहुँचते पहुँचते हुआ ये कि जो ज़रूरी चीज़ें थी उनका दाम इतना बढ़ गया क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। तो इकनॉमी जो है वो एक तरह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर में पहुंच गई थी। बहुत सारे एसेंशियल गुड्स के दाम अचानक से बढ़ने शुरू हो गए थे। तो आप अगर पूछोगे अपने पेरेंट्स से तो वो आपको बताएंगे कि 1991 के दौरान महंगाई बहुत ज़्यादा थी, एसेंशियल गुड्स उस समय बहुत महंगे हुआ करते थे। तो ये 4 रीजंस थे जिस वजह से रिफॉर्म्स का आना ज़रूरी हो गया। अब आखिर ये रिफॉर्म्स थे क्या, तो इसके बारे में हमें बेसिक बात पता होनी चाहिए। अब देखो, रिफॉर्म्स बेसिकली था कि हम गए 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास जिसका नाम आपको याद रखना है। एक तो है वर्ल्ड बैंक और एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। अब इनसे हम $7 बिलियन का लोन लेकर आए कि भाई हमारे तो पैसों की आवश्यकता है, तो $7 बिलियन का लोन इन संस्थाओं ने हमें दिया। लेकिन इसके बदले में उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि भाई आपको कुछ कुछ बातें हमारी माननी पड़ेंगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, क्या बातें माननी है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, आपको ना ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए थे आपने पिछले चैप्टर में वो सब हटाने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है, हटा देंगे। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो भी सब हटानी पड़ेंगी। हमने कहा चलो जी ठीक है। फिर उन्होंने कहा सरकार के रोल को भी आपको कम करना पड़ेगा, बहुत जगह सरकार अपना रोल ज़्यादा रख रही है, उसको कम करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है जी। तो बेसिकली 3 चीज़ें जो हैं ये पता है क्या हो गई। जब सरकार अपना रोल कम करती है इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, आज़ादी। जब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, है ना, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं उसको बोल देते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो यहीं से चैप्टर का जो क्रूशल नेम है उसका जन्म हो गया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये तीनों एक स्तंभ बन गए जिसको हमने नाम दे दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यानी कि जब हम देश में अनाउंसमेंट हुई है ना जुलाई 1991 में कि भाई अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की जा रही है, तो उसमें ये तीनों कंडीशनों को फ्रेम करके बहुत सारे रूल्स के साथ लोगों को बताया गया, जो हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है L, एक होता है P, एक होता है G। लेकिन इसमें लिबरलाइजेशन सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें सबसे पहले डिटेल में पढ़ना है। चलो तो अब देखते हैं आगे अपनी मेन कहानी। अब रिफॉर्म्स जो हैं उनको जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ये सिर्फ नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। 2 कैटेगरीज ऐसे कि भाई अब देश में कुछ मेजर चेंज हो रहा है, तो हमारा नज़रिया होता है हमेशा एक तो लॉन्ग टर्म का और एक थोड़ा शॉर्ट टर्म का। कुछ चीज़ें हमें इमीडिएटली ठीक करनी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हमें पता है यार इसमें तो 10-20 साल लगेंगे, लंबी अवधि में ठीक होंगी धीरे धीरे। तो हमने इस पॉलिसी में 2 चीज़ें ऐसे डिवाइड कर ली। एक को नाम दे दिया स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो हो गए जिसमें हमारा नज़रिया है शॉर्ट टर्म का कि यार इन चीज़ों को तो हमें तुरंत ठीक करना है। जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो डेफिसिट में रहता था तो हमने सोचा उसको ठीक करना है, या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो बहुत लो हो गए थे तो हमने सोचा उसको एकदम ठीक करना है। लेकिन दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स वो होते हैं जिसमें हमारा नज़रिया लॉन्ग टर्म का होता है। यानी कि जैसे हमने सोचा कि हमें अपनी इकनॉमी की एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये तो
1 साल 2 साल में नहीं हो सकता, इसके लिए तो बहुत समय चाहिए। तो इसको नाम दे दिया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, या हमने सोचा हमें अपने देश की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको भी बोल दिया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो बेसिकली ये जो पूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कहानी है, इसको 2 छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब नज़रिया दे दिया, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को बोल दिया स्टेबलाइजेशन मेजर, लॉन्ग टर्म को बोल दिया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। चलो अब सबसे पहले हम लिबरलाइजेशन की पूरी कहानी डिटेल में कवर करेंगे। पहले तो आप ये सोचो, जब भी लिबरलाइजेशन पढ़ना हो, रिवाइज करना हो, मन में सोचो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आज़ादी। क्या आज़ादी? कि भाई पहले गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती थी, है ना, पुराने चैप्टर में आपने पढ़ा। एसएसआईज के लिए रिजर्वेशन रखती थी, प्राइवेट सेक्टर को रोकती थी लाइसेंस लगाकर, और हर चीज़ में कहती थी हमसे परमिशन लो, और हर जगह अपना कंट्रोल रखती थी। तो गवर्नमेंट जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा नियंत्रण करती थी। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कहा कि भैया सरकार को अपना रोल कम करना पड़ेगा। तो लिबरलाइजेशन का मतलब आप सिंपल ये समझो कि सरकार के रोल को कम कर दिया हर जगह से, हर सेक्टर से, तो दैट इज लिबरलाइजेशन। सिंपल मतलब ये है ना। लेकिन लिबरलाइजेशन बेसिकली 5 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कवर किया जाता है। एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर, एक होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला, एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक है टैक्स वाला, एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो हमें लिबरलाइजेशन के अंदर 5 चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, जो हम 1 बाय 1 करते हैं। अब इनके कुछ कुछ निम्नलिखित कोड्स हैं, आप लिख भी सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ इससे थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या हैं, है ना। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में एक छोटा सा निम्नलिखित कोड है फेयर, FARE। अब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब क्या? जो बैंकों से जुड़े हुए होते हैं। अब देखो इसमें हुआ ये, सबसे पहली चीज़ ये, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया। यानी कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहता था, उसकी लिमिट को बढ़ाकर 51% कर दिया गया। अब सिंपल भाषा में समझने के लिए ये कि पहले अगर किसी फॉरेनर को इंडिया में बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी थी तो लिमिट बहुत कम थी, उस लिमिट को बढ़ाकर 51% कर दिया। तो 51% क्या है वो टेक्निकलिटी आप छोड़ो, बस सिंपल भाषा में कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, ये समझ लो। तो एक तरह से ये एक छूट मिल गई। दूसरी चीज़, जो बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक्स, वो अपनी नई नई ब्रांचेस आराम से कहीं पर भी बिना RBI की अप्रूवल के ओपन कर सकते थे। यानी कि कमर्शियल बैंकों को शक्ति मिल गई थी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है पावर मिल गई थी कि वो अपनी ब्रांचेस को सेटअप कर सकते थे बिना RBI की किसी परमिशन के। तीसरा देखो, RBI जो था उसका रोल कैसे चेंज कर दिया। पहले RBI क्या था? रेगुलेटर था, कान पकड़ता था हर बैंक का कि भाई तुम्हें शैतानी नहीं करनी, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो RBI को रेगुलेटर की बजाय कहा कि नहीं, अब तुम्हें मदद करनी है बैंकों की, तो उसको फैसिलिटेटर बना दिया गया। तो RBI के रोल में चेंज कर दिया, उसको रेगुलेटर से शिफ्ट कर दिया फैसिलिटेटर में। ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप मार्क कर सकते हो। और चौथा देखो रिफॉर्म, जो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आज आप देखते हो जो फेमस हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन सब प्राइवेट सेक्टर बैंकों का जो जन्म हुआ था वो 1991 में हुआ था। इस रिफॉर्म की वजह से हुआ था। तो इतने सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो इसीलिए इसका नाम बन गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो देखो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में 4 चीज़ें याद रखनी है। छोटा सा कोड है फेयर। F से याद रखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, A से याद रखो ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और इससे इंप्रेशन भी पड़ेगा। ऑटोनॉमी मतलब होता है पावर, बैंकों के पास पावर थी कि वो अपनी नई ब्रांचेस सेटअप कर सकते हैं। R से हो गया रोल या RBI, कुछ भी याद रख सकते हो, वो चेंज हो गया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया। और E से हो गया एस्टैब्लिशमेंट। किनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ? प्राइवेट सेक्टर बैंकों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पर। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स बहुत ही छोटे थे, इसमें मेनली तो 2 ही चीज़ें करी थी सरकार ने, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज आपने मैक्रो में पढ़ा, तो यहाँ पर सरकार ने 2 रिफॉर्म्स क्या करे। सबसे पहले तो जो हमारी करेंसी है रुपी, उसको डी वैल्यू कर लिया। अब डी वैल्यू किसे बोलते हैं? डी वैल्यू का मतलब होता है, या डी वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट जानबूझ के हमारे रुपी की वैल्यू को थोड़ा सा कमज़ोर कर देती है, कम कर देती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या इन टर्म्स ऑफ आप डॉलर समझ लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर $1 था पहले 40 रुपए का, तो इसको डेलिबरेटली सरकार कम करके $1 को कर देती है लेट से 48 रुपी। तो इसको बोला जाता है डी वैल्यूएशन ऑफ रुपी।
अब ये क्यों करते हैं? ऑब्वियसली आपको आएगा मन में कि सर ऐसा हम क्यों करते हैं। तो सरकार ने अपने रुपये को डीवैल्यू इसलिए करा, इससे क्या होते हैं कि जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोगों के लिए सस्ते हो जाते हैं, बाहर के लोगों के लिए। तो ऐसे में हमारे प्रोडक्ट्स फिर बाहर ज़्यादा बिक सकते हैं और इससे हमारे देश का जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ता है। तो इसी लॉजिक की वजह से हमारे रुपये को डीवैल्यू करा गया था, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया। दूसरा एक्सचेंज अगर हम बात करें, दूसरा रिफॉर्म बात करें, तो वो था कि जो हम पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते थे कि जिसमें सरकार ही फॉरेन एक्सचेंज रेट निर्धारित करती थी, उसको ख़त्म करके हमने मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो कर लिया। मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? जिसमें डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से अपने आप रेट डिटरमाइन होता है। ये हमने मैक्रो के अंदर भी पढ़ रखा है। तो डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती हैं तो अपने आप पता लगता है इक्विलिब्रियम कहाँ है और उससे हमारा इक्विलिब्रियम रेट पता चल जाता है। तो सरकार ने दो ये मेन रिफॉर्म्स फॉलो करे थे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, है ना। तो इसमें तो दो ही पॉइंट्स याद रखो। तीसरा थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। और देखो इसको याद भी रखो, समझो भी। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स 1991 के बाद जो थे उसको याद रखने का तरीका ये है कि पिछले चैप्टर में जो इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार ने करा था उन सब चीज़ों को अब उल्टा कर दिया, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो इसीलिए 1991 में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसका एक निम्नलिखित कोड बना रखा है ड्रिप। ड्रिप मतलब DRIP। अब डी मतलब हो गया डी रिजर्वेशन, आर मतलब हो गया रिडक्शन इन रोल, आई मतलब हो गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और पी मतलब हो गया प्राइस रेगुलेशन। अब ये क्या है? तो देखो सबसे पहली चीज़ डी रिजर्वेशन। याद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार ने रिजर्वेशन की पॉलिसी करी थी, तो उसको एकदम से हटा दिया। कहा कि अब स्मॉल स्केल वालों को कोई भी प्रोडक्ट रिजर्व करके हम नहीं देंगे और अब उनको भी फॉरेन कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो ऑल्दो ये बुरा हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ, लेकिन क्या करे, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म आया उसमें पहला पॉइंट यही है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे गुड्स को रिजर्वेशन से हटा दिया। दूसरा रिडक्शन इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब अगर आपको याद हो पब्लिक सेक्टर का रोल पहले 17 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर था, है ना, जो देश की सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसको रोल को कम करके सिर्फ 3 पर ले आए जो सबसे इंपॉर्टेंट थे उस समय, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। तो पब्लिक सेक्टर का रोल भी कम हो गया। तीसरा आई से है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिशन। पहले लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। सरकार कहती थी कि अगर आपको नया यूनिट लगाना है, कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, कुछ डाइवर्सिफाई करना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उस लाइसेंसिंग सिस्टम को भी सरकार ने हटा दिया कुछ एरियाज़ को छोड़कर। ऑब्वियसली मान लो डिफेंस इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, एटॉमिक एनर्जी या रेलवेज़ की बात करें, तो उसमें सरकार ने लाइसेंसिंग रख रखी थी, लेकिन मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज़ में से लाइसेंसिंग को भी एबॉलिश कर दिया था। और चौथा प्राइस रेगुलेशन। प्राइस रेगुलेशन ऐसे हुआ कि सारा का सारा मार्केट बिहेवियर डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पर छोड़ दिया, यानी कि प्राइस को डिटरमाइन मार्केट फोर्सेस करेंगे। सरकार ने उसमें से अपने रोल को भी ख़त्म कर दिया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बेसिकली आप समझ लो ये 4 मेन रिफॉर्म्स हुए। इसके बाद है जी टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स जो होते हैं वो सरकार के टैक्स से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हम सरकार के टैक्स या सरकार के एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, है ना, गवर्नमेंट के। तो टैक्स को लेकर सरकार ने जो रिफॉर्म्स लाए वो बहुत ही सिंपल थे। पहला तो ये कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि लोगों पर इनकम टैक्स लगाती है सरकार, उनकी इनकम पर टैक्स लेती है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया, है ना। तो मैं आपको इसको यहाँ पर बता देता हूँ, यानी कि रिडक्शन इन टैक्सेस। सरकार ने जितने भी इनकम टैक्स थे या कंपनियों पर लगने वाले कॉरपोरेट टैक्स थे, वो रेट पहले ज़्यादा हुआ करते थे, उन रेट्स को कम कर दिया। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें, है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशंस को लेकर सरकार जो रिफॉर्म लाई वो था सबसे पहला तो सिंप्लीफिकेशन। यानी कि पहले बहुत ना लंबा प्रोसेस होता था टैक्सेशन को लेकर, कंप्लाइंसेस को लेकर, मतलब कानूनी दावपेच बहुत सारे हुआ करते थे, प्रोसीजर्स बहुत सारे लेंदी हुआ करते थे। तो सरकार ने उन सब सिस्टमों को बहुत आसान बनाने की कोशिश करी, तो इसलिए नाम हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो वो रिफॉर्म लेकर आए, जो बड़ा रिफॉर्म है मेनली, तो कि धीरे धीरे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बहुत अलग अलग तरह के हुआ करते थे
उनको कोशिश करी सरकार ने कि हम कम से कम कर दें, कम से कम कर दें, और इनफैक्ट आज की तारीख में तो उसको बहुत कम करके एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के नाम से क्रिएट कर दिया। तो बेसिकली ये रिफॉर्म्स के टाइम पर टैक्स के अंदर 3 मेन रिफॉर्म्स आए। छोटा सा न्यूमेरिक कोड बन गया सर, SIR सर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस यानी चीज़ें आसान कर दी। आई से इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेशंस में रिफॉर्म आए, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स को ख़त्म करके एक टैक्स बनाने की कोशिश की गई। और आर से रिडक्शन यानी कि जो टैक्स था, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, उसको कम कर दिया गया। तो ये हो गए हमारे छोटे से टैक्स रिफॉर्म्स। तो टैक्स रिफॉर्म्स हो वो आपको क्वेश्चन 1 या 3 नंबर तक में मैक्सिमम पूछेगा। अच्छा, इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट लिबरलाइजेशन के अंदर आप मार्क कर लो रिफॉर्म है, वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। क्योंकि हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी पॉलिसी थी, अगर आपको याद हो, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, याद है ना, कि हमें बाहर से कुछ नहीं खरीदना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है। लेकिन अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की कंडीशन ऐसी थी कि भाई आपको सारी रिस्ट्रिक्शन ये हटानी पड़ेंगी। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर, निवेश को लेकर भी एक तरह से रिफॉर्म्स आए, वो हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो उसका एक न्यूमेरिक कोड बना दिया है, इजी है याद रखने के लिए, फायर है ना, FIRE। अब क्या है ये फायर? देखो, सबसे पहले तो आपको याद है इंपोर्ट पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, कोटा याद है, टैरिफ। तो सबसे पहले तो सरकार ने वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई देखो ये सब चीज़ें अब नहीं करनी है, आपको ये रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेंगी। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें क्या कर दिया गया, देखो लिखा है कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर फुल्ली रिमूव कर दिया। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन। पहले आपको याद है हम इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे ताकि लोग इंपोर्ट ना करें, लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई आपको ये रिस्ट्रिक्शंस कम करने पड़ेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगानी जानबूझ के, नहीं तो फिर आपके देश के लोगों के लिए प्रोडक्ट महंगा होगा। तो इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस करा गया, रिडक्शन। तो आर मतलब रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम में भी रिलैक्सेशन दिया गया। पहले आपको कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो उस लाइसेंसिंग सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया गया। हालांकि हाँ, कुछ एक्सेप्शंस थे, लाइक हैज़ार्डस या एनवायरमेंटली सेंसिटिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं, भाई आपको कुछ पटाखे वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, उनके लिए एक अभी भी लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस को एबॉलिश कर दिया। और चौथा, एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल। एक्सपोर्ट करने पर तो सरकार ने ड्यूटी ही यानी टैक्स ही रिमूव कर दिया। कहा कि अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो फिर तो मज़े से करो, हम आपसे कोई टैक्स लेंगे ही नहीं। तो इससे थोड़ा सा एक्सपोर्ट प्रमोशन भी हुआ हमारा। तो कुल मिलाकर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में देखो कोड भी है फायर। एफ का मतलब हो गया फास्ट रिमूवल, किस चीज़ का, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का। आई का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन कर दी। आर का मतलब है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया। और ई मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूवल, एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो ये पूरे पॉइंट्स बन गए हमारे एक तरह से किसके, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के। तो अगर इन पांचों स्तंभों को आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक तरह से लिबरलाइजेशन हमारा पूरा समाप्त हो जाता है। फिर आता है अगला पिलर जिसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इनफैक्ट टॉपिक क्या है, एक मीनिंग ही है। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल क्रक्स ये है कि सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां थी या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, उनकी ओनरशिप या मैनेजमेंट या कंट्रोल, कुछ भी आप कह सकते हो, उसको धीरे धीरे या एक साथ किसको ट्रांसफ़र कर देते थे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को या प्राइवेट सेक्टर वालों को, बस। तो इस पूरी प्रक्रिया को नाम दे दिया प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो इसको दो तरीके से जनरली सरकार करती थी। एक तो हो गया कि सीधा जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर कंपनी की, वो ट्रांसफ़र कर दी, तो ठीक है भाई, अब से मालिक कौन, प्राइवेट सेक्टर वाला। दूसरा था जिसमें थोड़ा थोड़ा करके सरकार अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हिस्से को यानी कि इक्विटी को, शेयर्स को पब्लिक में बेच देती थी। तो वो भी एक तरीका हो गया कि भाई ठीक है, सरकार कह रही है अब हम अपना हिस्सा इसमें नहीं रखना चाहते और ये शेयर्स हम पब्लिक को बेच देते हैं, तो ठीक है। मतलब सरकार ने अल्टीमेटली अपना हिस्सा कम करा।
इस सेकंड वाले को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये 1 नंबर में हमसे पूछ सकता है। तो जब सरकार अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का इक्विटी यानी शेयर्स को बेचती है धीरे धीरे पब्लिक को, तो दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो बस ये प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है। बाकी सरकार ने क्यों करा प्राइवेटाइजेशन, इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये भी बच्चे से पूछा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं देखो प्राइवेटाइजेशन के। पहला तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो परफॉर्मेंस थी, जो पहले ख़राब चलती थी, वो इम्प्रूव हो गई, ये एक अच्छी बात। दूसरा, बहुत सारे फॉरेनर्स जो थे वो भी अब इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हो गए, तो इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो वो भी थोड़ा सा इनकरेज हो गया, वो भी एक अच्छी बात। इसके अलावा अब प्राइवेट सेक्टर जो था, क्योंकि उसके पास ताकत थी, तो वो अच्छे मैनेजरियल डिसीजन ले सकता था और उनके पास PSUs को अच्छे से रन करने की ताकत आ गई थी, यानी ऑटोनॉमी उनको मिल गई थी। तो ये भी एक PSUs के लिए अच्छी बात हो गई। बाकी प्राइवेटाइजेशन से फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बेहतर रहता है, मॉडर्नाइजेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर कोई होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करेगा चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियां तो आज भी पुराने ज़माने में पुराने तरीके से काम करती हैं। तो प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे सरकार की ऑब्जेक्टिव या सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर थी और इससे एक तरह से फ़ायदा ही हुआ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट मतलब इम्पॉर्टेंट था और इसीलिए सरकार ने उसको फॉलो भी करा था। बस, तो ये तो होता है प्राइवेटाइजेशन। फिर आता है हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ, जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, और लेकिन पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि भाई पूरी दुनिया को अगर हम ऐसा मान लें कि इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपना सामान एक देश से दूसरे देश बेच सकता है, खरीद सकता है, किसी भी तरह का ट्रेड बैरियर नहीं है, तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो यही ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा क्रक्स है कि रिमूवल ऑफ बैरियर और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। तो ये इंडिया को भी फिर फॉलो करना पड़ा, इंडिया को भी ये नियम मानने पड़े। तो जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हमने लगा रखे थे पहले, वो सब हमको हटाने कहीं ना कहीं पड़े। तो इससे थोड़ा फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन बेसिक बातें अगर हम देखें तो इससे हमारा मार्केट थोड़ा सा मतलब एक्सपैंड हो जाता है ग्लोबली। कोई भी बेच सकता है सामान हमारे यहाँ, हम भी किसी के यहाँ बेच सकते हैं। टेक्नोलॉजीज इससे बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि अब हम दुनिया की किसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी को आसानी से अपने यहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी ग्लोबलाइजेशन का पर्पस सिर्फ एक था कि एक बॉर्डर लेस दुनिया बनाई जाए, यानी कि ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन कहीं पर भी ना हो। तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हम कह सकते हैं, और एक नया मतलब टर्मिनोलॉजी ही इमर्ज होकर आ गई, उसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग, है ना। तो देखो लिखा ही है पहले सेंटेंस में, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का एक सबसे अच्छा, सबसे ज़रूरी कह सकते हैं हिस्सा हमें मतलब मिला। अब क्या होता है ये सर? देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब हम अपना कोई भी काम किसी और को दे देते हैं, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, बच्चा पूछ सकता है। हमारा ये फ़ायदा हुआ कि जितनी भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ थी, चाहे US हो, कनाडा हो, UK हो, जितनी भी हों, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ ने, फॉरेन कंट्रीज़ ने अपना काम हमें या हमारे लोगों को जो इंडिया में रहते हैं उन्हें देना शुरू कर दिया। तो सोचो, आप अपने यहाँ इंडिया में घर में बैठे हो और बैठे बैठे आपको UK का व्यक्ति कुछ काम दे रहा है और उसके बदले में आपको अच्छे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। तो इस आउटसोर्सिंग से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये बेसिकली हमारे देश के लिए एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव रहा। और ये आउटसोर्सिंग क्यों हो पाया? क्योंकि देश में ग्लोबलाइजेशन आ चुका था। तो इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो बहुत सारी देखो इसमें एग्जांपल भी हैं, MNCs हैं, है ना, या इवन स्मॉल कंपनीज भी हैं, वो अपनी बहुत सारी सर्विसेज को इंडिया में आउटसोर्स करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के लोग मेहनती भी हैं और इंडिया के अंदर लेबर थोड़ा सा चीप भी मिल जाती है। तो उनका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा, हमें काम मिल गया, उनका काम हो गया। तो बस, तो ये होती है आउटसोर्सिंग एक तरह से। अच्छा, इसी तरह ग्लोबलाइजेशन में एक और छोटा सा टॉपिक जो है वो हमें पता होना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, हम ट्रेड की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन में, तो पहले तो GATT हुआ करता था, जो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ। GATT का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
तो पहले अलग अलग देश अपना कुछ एग्रीमेंट बना लेते थे कि भाइयों ऐसा 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 करेंगे हम, तो ठीक है एग्रीमेंट बन गया। लेकिन फिर एक प्रॉपर बाकायदा संस्था बनी जिसका नाम था WTO, वो 1995 में बनी, और ये GATT ख़त्म हो गया। और GATT में तो सिर्फ मात्र 23 देश थे, लेकिन WTO में तो ऑलमोस्ट सारे ही देश दुनिया के जो हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और वहाँ पर एग्रीमेंट्स जो बनते हैं वो मतलब सबके ऊपर लागू होते हैं, सबको पालन करना पड़ता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल बेसिकली यही था कि उसको फेयर ट्रेड प्रोवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ये कि किसी भी तरह का इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो टैरिफ के और नॉन टैरिफ बैरियर्स के बिना होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम आप पर टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हो। तो WTO का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर 2 देश या 3 देश आपस में मल्टीलैटरल ट्रेड भी कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए, चाहे टैरिफ वाला या नॉन टैरिफ वाला, है ना, कोटा वोटा कुछ नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए एकदम। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये कि हर कंट्री को ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि भाई मैं भी अपना सामान बेच सकूं, तुम भी अपना सामान बेच सको, पूरा मार्केट अपना है, पूरी दुनिया अपनी है। तीसरा ये कि दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, उनको हमें वेस्ट नहीं करना और पर्यावरण की रक्षा करनी है। सोचो ये भी WTO सुनिश्चित करता है। तो इट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO कि भाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट को सेव करना है और रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करना है। और चौथा, WTO चाहता है कि हम एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे ताकि कोई भी देश अपनी मनमानी नहीं करेगा, रूल्स के हिसाब से सभी देश आपस में ट्रेड करेंगे, भाईचारे से रहेंगे, अच्छे से व्यापार करेंगे और किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। तो इन अच्छी भावनाओं के साथ ही WTO ने अपना मतलब शुरुआत करा या WTO ने अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करे। तो ये आपसे थोड़ा सा पूछ सकता है, इनको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो कि WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हमारे देश में उससे फ़ायदा हुआ, है ना, कुछ का कहना था कि फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखो हमें दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो पहले वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये शो करते हैं कि हाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से हमारे देश में फ़ायदा हुआ, तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसका निम्नलिखित कोड है सर्कस। पहला पॉइंट इसमें जो है वो है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। अब C से कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि पॉजिटिव ये हुआ कि जो हमने पढ़ा था कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी 1990s में, तो इन रिफॉर्म्स के बाद सबसे अच्छा पॉजिटिव ये रहा कि जो वो महंगाई थी वो काफ़ी कम हो गई। तो यहाँ पर एक डेटा भी दे रखा है कि जो 17% की महंगाई दर थी 1991 में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, और रिसेंट ईयर में आप देखोगे तो वो डबल डिजिट में नहीं है, 6 या 7% या 8% मैक्सिमम के आसपास ही रहती है। तो इन्फ्लेशन हो गया थोड़ा सा कम। दूसरा बेनिफिट अगर हम कहें इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिसको FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, उनकी लिमिट बढ़ गई, विदेशों से पैसा भारत में आना शुरू हो गया। तो जब पैसा आना शुरू हो गया तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज वाला वो क्राइसिस था वो भी धीरे धीरे दूर हो गया। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया। तीसरा, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि उसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमारे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे, डीवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे, तो उस वजह से हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थी वो आने शुरू हो गए, उसकी मात्रा बढ़ गई थी। तो यही बात यहाँ पर दे रखा है और इसके कुछ छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स भी दे रखे हैं, और हर चीज़ को 1991 के डेटा से कंपेयर करके भी दिखा रखा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे $100 मिलियन के थे 1991 के दौरान, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आप लगभग देखो 73.5 बिलियन डॉलर के आसपास हो गए थे, वो भी आज से 10 साल पहले। तो ये बेसिकली एक डेटा है जो दिखा रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए। उसके बाद C, कंसर्न फॉर इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें क्या है कि देखो हमने लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा दिया, रिस्ट्रिक्शन देखो सारी हटा दी, तो इस वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है उनको ज़्यादा एरिया ऑपरेट करने के लिए मिल गया, उनका रोल जो है वो इकनॉमी के अंदर बढ़ गया। तो ये भी एक पॉइंट मतलब इसमें बन गया। पांचवा, राइज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 1991 के दौरान जब हम क्राइसिस में थे तो उस समय हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत स्लो चल रही थी, और वो अगर हम रिसेंट ईयर्स में कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है प्रतिशत की मात्रा में। तो ओवरऑल ये भी एक बेनिफिट रहा कि हमारा जो GDP का ग्रोथ है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ा। बाकी छठा, S मतलब है सर्ज इन एक्सपोर्ट्स।
तो ये भी हम एक पॉजिटिव बता सकते हैं कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे गुड्स या सर्विसेज आउटसोर्सिंग के फॉर्म में, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए रिफॉर्म पीरियड के बाद, उससे भी हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। तो कुल मिलाकर मतलब ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें से कोई भी एग्जाम में आप 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हो अगर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये हो गए वो आर्ग्यूमेंट्स जो थे फेवर में। इसी तरह क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि भाई कुछ आर्ग्यूमेंट्स दो जो रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में थे, यानी कि क्रिटिसिज्म करो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो इसमें हमें कुछ बातें बतानी है जो क्रिटिसाइज़ करेंगी। वो मेन चीज़ है सबसे पहले एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली जो फिर भी बाकी सेक्टर्स में देखने को मिली। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के नज़रिए से अगर देखा जाए, क्रिटिसाइज़ करने का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि रिफॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें उतनी ग्रोथ नहीं मिली। इनफैक्ट बहुत लोगों का मानना था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को तो पॉलिसी के अंदर नेग्लेक्ट करा गया। अब हुआ क्या देखो, पॉलिसी में इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटा दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो थे उनको हटा दिया। तो इससे बुरा प्रभाव ये पड़ा कि जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ा, क्योंकि फिर जब मार्केट्स ओपन हो गए फिर तो बाहर वाले भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बेचने लगे। तो हमें ऑब्वियसली हमें लगा भाई जो अच्छा प्रोडक्ट है हम वो खरीदेंगे, तो हमने अपने ही फार्मर्स का फिर सामान कम खरीदा और इस वजह से हमारे अपने फार्मर्स को नुकसान झेलना पड़ा। तो ये काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा फार्मर्स को। दूसरी अगर हम देखें इफेक्ट क्या पड़ा, देखो सरकार जो थी उसका भी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो गया, यानी रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो पहले सरकार जो थी वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर का एक डोमिनेंट रोल था, वो काफ़ी कम हो गया। अब जब सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर और पिछड़ जाएगा। इसी तरह देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, इस पॉलिसी की वजह से एग्रीकल्चर वापस से वही ब्रिटिशर्स वाले दौर में चला गया, यानी कि हम फिर से उसी दौर में चले गए कि जहां हम फूड ग्रेन से ज़्यादा कैश क्रॉप्स के पीछे भागने लगे, क्योंकि हमारी मोटिव क्या बन गई, हमारी पॉलिसी क्या बन गई कि हमें एक्सपोर्ट करने हैं। तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या एज एन इकनॉमी हमारे लिए थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट रहा। और सब्सिडी उसको हटा दिया गया जो फर्टिलाइजर्स पर लगा करती थी, है ना। तो सब्सिडीज़ को जब हटाया गया, रिमूवल ऑफ सब्सिडी, तो उस वजह से भी प्रोडक्शन करना स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स के लिए मुश्किल हो गया, महंगा हो गया, क्योंकि अब उन्हें फर्टिलाइजर्स महंगे पे मिल रहे हैं, सब्सिडी सरकार ने हटा दी थी। तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, ये पूरा पॉइंट याद करना अच्छे से इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको क्या इफेक्ट पड़ा। तो आप ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। अच्छा, बाकी अगर हम बात करें कुछ और क्रिटिसिज्म की, तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी कुछ क्रिटिसिज्म है। वो क्या है? पहली बात, बाहर से देखो हमारे इम्पोर्टेड गुड्स हमें अब सस्ते में मिलने लगे। तो इससे क्या हुआ, बड़े ध्यान से इफेक्ट देखना, इससे हमारी इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो हो गई। क्यों स्लो हो गई? क्योंकि आपको बाहर से सामान सस्ते में मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है, तो फिर हर व्यक्ति क्या सोचता है कि चलो मैं तो बाहर का ही सामान खरीदूंगा। अब जब वो बाहर से सामान खरीदेगा तो इससे हमारे अपने डोमेस्टिक गुड्स, हमारे अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं उनको एडवर्स इफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो ये एक मतलब कह सकते हो क्रिटिसाइज़ करने के लिए अच्छा पॉइंट बन गया, इंडस्ट्री सेक्टर में नुकसान हो गया। दूसरा देखो, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंडिया के जो डोमेस्टिक मतलब इंडस्ट्रीज़ थी, अब पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा सा नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भारी कमी हो गई। तीसरा, डेवलप्ड कंट्रीज़ देखो बहुत चालू थे। कैसे सर? जैसे मान लो यूएस है, अब वो क्या चालाकी करते थे, वो अपना सामान तो इंडिया में बेच देते थे बिना किसी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के, लेकिन वो अपने यहाँ पर जब सामान खरीदते थे, यानी अगर हम अपना सामान यूएस में बेचें तो वहाँ पर वो टैरिफ लगा देते थे या नॉन टैरिफ बैरियर लिमिट्स लगा देते थे, कोटा लगा देते थे। तो इस तरह से भी हमारी इंडस्ट्रियों को मतलब ग्रो करने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब हमारी इंडस्ट्रीज़ अपना सामान यूएस बेचना चाहती थी तो यूएस उस पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा देता था। तो ये भी मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए एक ड्रॉबैक रहा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी देखो मतलब ये प्रॉब्लम्स आई। बाकी कुछ जेनरिक पॉइंट्स अगर हम बताएं कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो एम्प्लॉयमेंट है
वो उतना जनरेट नहीं हुआ। यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ये वर्ड आप याद रखना। जॉबलेस ग्रोथ बस यही दिखाना चाहता है कि रिफॉर्म के पीरियड के बाद एक टाइम पीरियड ऐसा था कुछ दिनों का, अगर मैं बताऊं डायग्राम पर थोड़ा सा, कि जीडीपी तो हमारा बढ़ रहा है लेट से ऐसे 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 करके, लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ पा रहा। तो इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह के सिचुएशन को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर उतना एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में नहीं हो रहा। तो ये भी एक खतरनाक क्रिटिसिज्म का पॉइंट था। बाकी अगर कुछ और जेनरिक पॉइंट की बात करें हम फिस्कल पॉलिसी को लेकर, अब सरकार ने देखो टैक्स कम करा था, याद है ना, टैक्स कम करा था। अब सरकार ने सोचा था टैक्स कम कर देंगे तो जो लोग चोरी करते हैं टैक्स की वो भी टैक्स देने शुरू कर देंगे और हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन उल्टा हो गया। सरकार ने ये सोच के टैक्स कम करा था कि लोग चोरी नहीं करेंगे और हमें टैक्स का पैसा देंगे, और हुआ उल्टा। लोगों ने फिर भी चोरी करी टैक्स की, और उल्टा सरकार का जो टैक्स का रेवेन्यू पहले ज़्यादा होता था वो अब टैक्स कम करने की वजह से कम रह गया। तो सरकार को उतना रेवेन्यू ही रेज नहीं कर पाई या रेवेन्यू ही नहीं कमा पाई जितना सरकार ने सोचा था। तो ये भी पॉलिसीज़ का एक क्रिटिसिज्म बन गया कि देखो भाई, आपने टैक्स कम करके गलती कर दी, सरकार का रेवेन्यू तो कम हो गया। इसी तरह पांचवा, डिसइन्वेस्टमेंट। अब सरकार ने वो करा था ना प्राइवेटाइजेशन, जिसमें अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को वो बेच देते थे। तो उसमें भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा, इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ करा कि सरकार ने इसमें भी घपला करा है, सरकार ने अपनी इंडस्ट्रियों को सस्ते में बेच दिया है या करप्शन करा है पॉलिटिशियंस ने। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन गया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी सरकार ने फॉलो करी थी रिफॉर्म्स में, वो मतलब एक तरह से फ़ायदेमंद नहीं थी, वो सरकार ने अपने सस्ते में बेच दिया या एसेट्स को ऐसे ही दे दिया। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक मतलब क्रिटिसिज्म था इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर। तो ये अच्छे पॉइंट्स है क्रिटिसिज्म को लेकर, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे आए तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अब इसके बाद दो छोटे से टॉपिक्स हैं जो नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, बाय चांस पूछ ले तो। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, क्योंकि सरकार जीएसटी एक नया मतलब आपके लिए कंपैरेटिवली नया टैक्स लॉ लेकर आई थी। और इसी तरह नोट जब बंद हुए थे 1000 और 500 के आज से कुछ वर्ष पहले, जब आप छोटे छोटे थे, जिसको डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं, तो उस पर भी कुछ बातें पता होनी चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। तो वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के रूप में दे रखी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाई जीएसटी क्या है और इसका एम क्या है। तो जीएसटी बेसिकली 2016 में एक कानून पार्लियामेंट में पास हुआ कि भाई बहुत सारे अलग अलग जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं हम उनको यूनिफाइड कर देंगे, मतलब उनको मिलाकर एक ही टैक्स बना देंगे। तो सरकार ने एक नारा दिया था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, है ना। तो भाई ये था मोटो। बाकी इसमें कहानी ये होती है कि अलग अलग इसमें जीएसटी के रेट्स होते हैं, वो तो सब चलो ठीक है, बेसिक बातें, आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना। और बहुत सारे ये अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जिनको मिलाकर एक जीएसटी बना दिया गया है। बाकी इसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, ये सब होते हैं, वो उसके टाइप्स हो गए। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपको बस रीड करना है, पता होना चाहिए कि भाई जीएसटी से फ़ायदा क्या हुआ, ये सरकार ने आखिर करा क्यों इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म। तो जीएसटी से फ़ायदा ये हुआ कि कहीं ना कहीं इससे हमारी जीडीपी जो है उसको थोड़ी सी ग्रोथ में बूस्ट मिली, स्पीड बढ़ गई। कॉम्प्लाइंसेस जो थे जितने भी, है ना, रेगुलेशंस, वो काफ़ी आसान हो गए। पहले लोगों को अलग अलग तरह के टैक्सेस के लिए सरकार को बताना पड़ता था, उसकी फाइलें भरनी पड़ती थी। अब वो सारे टैक्सेस खत्म हो गए, एक ही टैक्स हो गया, तो कंप्लाइंसेस थोड़ा सा आसान हो गया। कंज्यूमर के नज़रिए से बात करें तो कंज्यूमर के लिए भी हर चीज़ पे जब एक ही कॉमन टैक्स लगने लगा तो मार्केट थोड़ा सा इजी हो गया, प्रोडक्ट्स के कई जगह तो दाम कम हो गए, तो कंज्यूमर को भी इसका फ़ायदा मिला। और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, यानी कि टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया। अब उसमें चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। नहीं तो पहले 100 तरह के टैक्स होते थे, कंज्यूमर भी सोचता था यार पता नहीं क्या हो रहा है। अब सबको पता है कि भाई ठीक है, जीएसटी है, एक ही टैक्स है, ये लगेगा। तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा बढ़ गई थी। इसी तरह डीमोनेटाइजेशन के बारे में आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि 8 नवंबर 2016 को जब हमारी कोई लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर नहीं रहती, उस चीज़ को हम डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो आज से कुछ वर्ष पहले जो हमारे पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट थे उनको डीमोनेटाइज कर दिया गया था, यानी कि उनको लीगल टेंडर से हटा दिया गया था, वो फिर लीगल टेंडर नहीं थे। और इससे लगभग 86% जो मनी था हमारे उस समय सर्कुलेशन में वो इनवैलिड हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास या तो 500 या 1000 रुपए की ही करेंसी नोट्स होते थे। तो 86% सोचो करेंसी एकदम से रातों रात क्या हो गई थी, इनवैलिड हो गई थी। बाकी
डीमोनेटाइजेशन का एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, या पड़ा या नहीं पड़ा, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि मतलब अच्छा था, बुरा था, क्या मोटो था। तो हम कहेंगे कि भाई ठीक है, इससे कुछ फ़ायदे ये हुए कि हमारी इकनॉमी थोड़ा सा कैशलेस या कैश लाइट इकनॉमी बन गई, क्योंकि फिर लोगों ने उसके बाद ही पेटीएम या यूपीआई ये सब चीज़ें करना शुरू करा। धीरे धीरे लोगों का कैश कम होना शुरू हुआ और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिला। दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि सारा पैसा जो लोगों के पास था वो बैंकों में जमा होना शुरू हुआ, तो इससे फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में पैसे का फ्लो बढ़ा, और पैसे का फ्लो जब बैंकों में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इकनॉमी में कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी, है ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स लगेंगे, तो पैसा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने जो टैक्स की चोरी करी थी या करना चाह रहे थे उसको थोड़ा सा कंट्रोल मिला, क्योंकि नोट सारे के इनवैलिड हो गए, और जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं वो जनरली कैश में ही चोरी करते हैं, तो वो उनका पैसा बेकार हो गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, बहुत ये एक जेनरिक पॉइंट है, ये आपके लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो लोग चोरी करते भी थे टैक्स की या अपनी इनकम छुपाते भी थे, तो उनको फिर सरकार ने कहा था कि भाई आप अपना बैंक में पैसे जमा कर दोगे और अगर डिक्लेयर करोगे तो हम आपसे कुछ टैक्स लेंगे, पेनल्टी लेंगे, इस तरह की चीज़ें थी। और थोड़ा बहुत था कि करप्शन जो है वो भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया था उस टाइम पर, क्योंकि भाई जिसके पास भी वो कैश था, 500 और 1000 रुपये के नोट थे करप्शन वाले, वो इनवैलिड हो गए, तो फिर करप्शन एकदम से कर पाना, ब्राइब देना लेना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, है ना। बाकी इसकी इम्पैक्ट पता होने चाहिए नॉलेज के लिए क्या हुए। तो इसके इम्पैक्ट बहुत सिंपल थे। जिस समय डीमोनेटाइजेशन हुआ था, कैश ट्रांजैक्शंस कम हो गई थी, बैंकों में डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, लोगों की सेविंग्स ज़्यादा बढ़ गई थी, प्राइवेट वेल्थ जो है वो कम हो गई थी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारा पैसा इनवैलिड हो गया था। बाकी पब्लिक सेक्टर की बात करें, उस पर कोई एज सच इफेक्ट नहीं पड़ा था। डिजिटलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था उसके बाद से। रियल एस्टेट के प्राइजेस काफ़ी कम हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर कैश ज़्यादा यूज़ होता है और कैश इनवैलिड हो गया, तो रियल एस्टेट में इस बात का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। बाकी टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ गए थे, क्योंकि सरकार को बैंक में जब लोगों ने पैसा जमा करा तो लोगों की इनकम आई और उस पर सरकार को ज़्यादा टैक्स मिल पाया। तो कुल मिलाकर ये है हमारा पूरा चैप्टर 3 जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, उसके तीनों पिलर्स, उसकी सारी कहानी इंक्लूडिंग एडिशनल नॉलेज के 2 छोटे से टॉपिक्स आपने अच्छे से देख लिए होंगे। तो बस आप इनको अच्छे से गो थ्रू करो, रिवाइज करो, पढ़ो। बाकी मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर कोई डाउट है, कुछ भी कहना है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।